तो कल क्या पढ़ रहे थे आप बताओगे एक बार? क्या पढ़ा था? बुनियादी शिक्षा के बारे में पढ़ा था। अच्छा, मतलब वो पढ़े थे हमने, बाल विकास का अध्ययन चल रहा था। अच्छा, वो सारे नाम वगैरह लिखे थे हमने। बिल्कुल ठीक है, बस मजा आ गया, फिर याद आ गया ना मेरे को भी। मैं कुछ बता रहा था। आपको यहां से अभी कुछ बुकलेट वगैरह मिली होगी? अभी क्योंकि बाहर जो बुक मिलती है वो क्या है कि पूरा कंप्लीट साइकोलॉजी का मिलेगी वो, और वो फिर आपका टाइम वेस्ट करवाएगी फिर वो। समझ रहे हो ना आप लोग? मतलब बहुत सारे पेज मिलेंगे, बहुत सारी मोटी मोटी किताबें मिलेगी, तो मैं नहीं समझता कि वो आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित होगी वो। तो 2-1 दिन का टाइम दो मेरे को, फिर मैं आपको अच्छे से देखकर बताता हूँ। फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को। 2 दिन का टाइम दो आप मेरे को, 2 दिन में मैं एग्जैक्टली फिर आपको देख के बताता हूँ फिर, ठीक है ना भाई? क्योंकि अभी क्या है कि मैं बुक्स तो आपको बताऊँ, लेकिन वो आपको बहुत भारी पड़ेगी आप लोगों को। भारी इन सेंस कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब करेगी, और मैं नहीं समझता कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। टू द पॉइंट आपको पढ़ना है, वही आपको एग्जाम में काम आना है। तो कल आपने बाल विकास की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ा था। आज 2 बातें आपको सबसे पहले जाननी है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा हमारे लिए। एक नाम तो आएगा आपका बाल विकास, और दूसरा नाम आएगा विकास आएगा। 2 नाम है ये, और देखने में लगता है कि यार दोनों नाम एक ही तो है, बाल विकास कहो चाहे विकास कहिए, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? लेकिन डिफरेंस है दोनों के बीच में। जहां तक बात है विकास शब्द की बात करते हैं, डेवलपमेंट शब्द की यदि हम बात करें तो कहते हैं साहब, जब भी डेवलपमेंट की हम लोग बात करेंगे तो कहा जाता है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है परिवर्तन का होना, चेंज का होना। अब ये परिवर्तन किस में होंगे तो हमें भी मालूम है, परिवर्तन कहीं पर भी हो सकते हैं। मनुष्य में परिवर्तन हो सकते हैं, बच्चों में परिवर्तन हो सकते हैं, किसी व्यवस्था में परिवर्तन हो सकते हैं। तो परिवर्तन जहां पर भी होगा, उन परिवर्तनों को आपने क्या नाम दिया है? विकास कहा है आपने। अब चूंकि विकास से आगे नाम जोड़ दिया आपका बाल विकास, इसका मतलब हुआ कि बच्चों में होने वाले परिवर्तन या बच्चों में होने वाले विकास। अब सवाल ये उठता है कि साहब बच्चा हम किसे मानेंगे? तो इसका बहुत सीधा सा जवाब होता है कि हमारे यहाँ उसको बच्चा माना जाता है जिसकी एज 18 ईयर से कम होती है, या 18 या 18 ईयर से कम होती है। क्योंकि 18 ईयर से ऊपर जब हम बात करते हैं तो हम एडल्ट कहते हैं, वयस्क कहते हैं कि भाई वो वयस्क हो गया है, व्यक्ति हो गया है, मिच्योर हो गया है वो। लेकिन इससे कम एज के जो बच्चे होते हैं या कम व्यक्ति होता है, उसको बालक कहा जाता है। अब हमसे पूछा भाई बाल विकास किसे कहोगे, तो आसान लैंग्वेज में हमारा जवाब रहता है कि बालकों में होने वाले परिवर्तन। अब बालक कौन होगा? बालक वह होगा जिसकी एज होगी 18 ईयर से कम। लेकिन साइकोलॉजी में 18 ईयर से कम या 18 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं उनको नाम दिया जाता है किशोर। क्या नाम दिया जाता है? किशोर कहा जाता है। और किशोर का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है लगभग आपका 12 से लेकर 18 वर्ष के बीच का समय। तो ये जो 12 से लेकर 18 वर्ष के बीच का जो समय है, उस समय को कहा जाता है किशोरावस्था। पीरियड को कहा जाता है किशोरावस्था। और 12 से 18 साल के बीच का जो बच्चा होगा उसको कहेंगे किशोर कहेंगे। यदि मेल बच्चा है तो किशोर हो जाएगा, और फीमेल यदि बेटा बेटी है तो उसको आप क्या नाम दोगे? किशोरी कहोगे। इसका मतलब हुआ कि साहब बाल विकास किसे कहोगे? बालकों में होने वाले परिवर्तनों को। बालक कौन होगा? जिसकी एज 18 ईयर या उससे कम होगी, उसको बालक कहा जाएगा। लेकिन अब समस्या ये उठती है कि भाई ठीक है परिवर्तन हो रहे हैं, और ये 18 ईयर तक के परिवर्तन है ये, लेकिन ये परिवर्तन स्टार्ट कब से होते हैं? कहाँ से ये परिवर्तन स्टार्ट होते हैं? तो इसका जवाब आएगा कि वे परिवर्तन
जो स्टार्ट होते हैं बच्चे के जन्म से पूर्व से। कहां से स्टार्ट होते हैं? बच्चे के जन्म के पूर्व से जो परिवर्तन होते हैं, और वे परिवर्तन जो 18 वर्ष की एज तक चलते हैं, उन परिवर्तनों को कहा जाता है बाल विकास। दोबारा बात कहूंगा, एक बार ध्यान से सुनना। कोई पूछे आपसे बाल विकास किसे कहोगे, तो आपने बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में जवाब देना है, बालकों में होने वाले परिवर्तन। फिर आपसे पूछेगा कि कौन से बालकों में होने वाले परिवर्तन, तो आपका जवाब रहेगा किशोरावस्था तक के बालकों में होने वाले परिवर्तन। अपने आप से पूछिए, किशोर किसे कहोगे? जिनकी एज 18 ईयर या उससे कम होती है, उन बच्चों को कहा जाता है किशोर कहा जाता है। अब ये परिवर्तन कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जन्म के बाद से स्टार्ट होते हैं, जन्म के पहले से स्टार्ट होते हैं। तो आपका जवाब क्या रहेगा? जन्म के पहले से। अब ये जो जन्म के पहले का समय है, आप चाहो तो इसको प्री बर्थ पीरियड कहिएगा, चाहे प्रेगनेंसी पीरियड कहिएगा, हिंदी में पूर्व प्रसूति काल कहिएगा, चाहे गर्भावस्था कहिएगा, चाहे जन्म पूर्व अवस्था कहिएगा। इसका मतलब हुआ कि जब बाल विकास कहोगे तो सीधा सा जवाब आपको देना है कि साहब जन्म के पूर्व से लेकर किशोरावस्था तक के होने वाले परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं। अब दूसरा जवाब है आपका कि विकास किसे कहते हैं। एक है बाल विकास, दूसरा है केवल विकास। तो विकास में क्या कहोगे कि वे परिवर्तन जो कहां से स्टार्ट होते हैं? जन्म के पूर्व से स्टार्ट होते हैं और कहां तक चलते हैं? जीवन पर्यंत जो परिवर्तन चलते हैं, उन परिवर्तनों को कहा जाता है विकास। क्या दोनों शब्दों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यदि विकास पूछोगे तो क्या कहोगे? जन्म के पूर्व से लेकर जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक जो परिवर्तन होंगे उनको विकास कहोगे। आपसे पूछेगा बाल विकास किसे कहोगे, तो जवाब क्या रहेगा आपका? जन्म के पूर्व से लेकर 18 वर्ष तक होने वाले परिवर्तनों को विकास कहते हैं। अब एग्जामिनर क्या करेगा कंफ्यूज करने के लिए? 18 वर्ष भी दे सकता है, 18 वर्ष हटा भी दिया, किशोरावस्था डाल देगा। तो किशोर हम किसको कहते हैं? 18 साल तक के बच्चों को कहते हैं। किशोर नहीं भी दिया तो तीसरा नाम डाल देगा और वो रहेगा मैच्योरिटी तक, परिपक्वता तक। और जब परिपक्व जब बच्चा हो जाता है, उस एज को कहा जाता है एज ऑफ मैच्योरिटी या परिपक्व अवस्था। तो कैसे जवाब दोगे? जन्म के पूर्व से लेकर किशोरावस्था तक, 18 वर्ष की आयु तक या परिपक्व अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं। जन्म के पूर्व से लेकर लाइफ लॉन्ग या जीवन पर्यंत होने वाले परिवर्तनों को विकास कहते हैं। अब कोई पूछे आपसे कि साहब ये जो विकास शब्द है आपका, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो बहुत सीधा सा तरीका रहेगा आपका कि साहब विकास का मतलब होता है किसी मनुष्य में, क्या कहा मैंने? किसी मनुष्य में, और मनुष्य के साथ में मैंने शब्द जोड़ दिया संरचना। संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का मतलब बनावट होता है, बनावट का मतलब ढांचा होता है। किसी मनुष्य के स्ट्रक्चर में, किसी मनुष्य की बनावट में, किसी मनुष्य की संरचना में होने वाले सतत परिवर्तन और जो समग्र परिवर्तन होते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। अब आपने कहा सर सतत का मतलब क्या है? कंटिन्यूस होता है। और कंटिन्यूस या सतत का मतलब क्या हुआ? बोला जी बच्चे के जन्म के पहले से लेकर जीवन पर्यंत तक, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक जो परिवर्तन होते हैं उनको विकास कहते हैं। आपने कहा सर समग्र का मतलब क्या हुआ? समग्र का मतलब होता है ओवरऑल, और ओवरऑल का मतलब हुआ हमारे अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सब के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं, उन सब परिवर्तनों को मिलाकर क्या नाम दिया जाता है? विकास कहा जाता है। तो आपने कहा सर जैसे कि उदाहरण बताइए, समग्र का मतलब क्या होगा? तो भाई देखिएगा, आपको भी मालूम है हमारे अंदर परिवर्तन कौन से होते हैं भाई? फिजिकल चेंज भी हमारे अंदर होते हैं, मेंटल जो परिवर्तन होते हैं ये भी हमारे अंदर होते हैं भाई, भाषा वाला परिवर्तन भी होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, सामाजिक वाला परिवर्तन भी होता है,
अच्छे बुरे गलत की समझ वाला परिवर्तन भी होता है, नैतिक होता है, हमें कैसे अपने इमोशंस को प्रकट करना है ये भी होता है, और उसको आपने क्या नाम दिया है, सामवेगिक। अब आपको क्या कहना है, पूछेगा मान विकास किससे कहोगे, तो आपका जवाब रहेगा मानव की संरचना में, मनुष्य की बनावट में, मनुष्य के स्ट्रक्चर में होने वाले सतत परिवर्तन। सतत का मतलब जन्म के पूर्व से लेकर जीवन पर्यंत तक होने वाले परिवर्तन, और समग्र का मतलब हुआ सभी तरह के परिवर्तनों को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। कहते साहब सभी तरह का मतलब क्या हुआ, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, लैंग्वेज भाषा वाला परिवर्तन, सोशलिटी सामाजिक परिवर्तन, मॉरल नैतिक वाला परिवर्तन, और इमोशनल मतलब सामवेगिक परिवर्तन। तो सबसे पहले ये बताइए, दो शब्द क्लियर हुए या नहीं हुए, कौन से वाला, पहला है बाल विकास और दूसरा है विकास। क्या शब्द क्लियर है? मैं दोनों को एक बार लिखवाऊंगा, फिर इन दोनों की डेफिनेशन लिखवाऊंगा आप लोगों को। तो हेडिंग बना दीजिएगा, बाल विकास एवं विकास। बाल विकास एवं विकास। बाल विकास एवं विकास। बाल विकास एवं विकास। इसमें लिखिएगा बाल विकास जन्म के पूर्व से, जन्म के पूर्व से लेकर किशोरावस्था, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना 18 ईयर तक, 18 वर्ष तक किशोरावस्था, 18 वर्ष तक होने वाले परिवर्तनों को कहते हैं, जबकि मानवीय संरचना में, संरचना चाहो तो बोल देना, बनावट बोल देना, मानवीय संरचना में होने वाले मानवीय संरचना में होने वाले सतत एवं समग्र परिवर्तनों को विकास कहते हैं, को विकास कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा सतत परिवर्तन, सतत परिवर्तन से अभिप्राय, सतत परिवर्तन से अभिप्राय उन परिवर्तनों से, सतत परिवर्तनों से अभिप्राय उन परिवर्तनों से होता है, उन परिवर्तनों से होता है जो जन्म पूर्व से लेकर, जन्म पूर्व से लेकर
जीवन पर्यंत तक चलते हैं, जीवन पर्यंत तक चलते हैं, जबकि समग्र परिवर्तनों से अभिप्राय उन सभी परिवर्तनों से होता है जैसे शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन, भाषा परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सांवेगिक परिवर्तन, अब नेक्स्ट लाइन में कुछ डेफिनेशंस हम लिखेंगे ताकि आपका माइंड सेट रहे कि हाँ यार, प्रश्न यदि पूछ लिया जाए तो हम गलत नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में एक छोटा सा हेडिंग कर दीजिएगा और लिखिएगा बाल विकास की परिभाषाएं, बाल विकास की परिभाषाएं, बाल विकास की परिभाषाएं। दो तीन डेफिनेशन लिखवा देता हूं, माइंडसेट रहेगा थोड़ा सा आपका, हाँ यार इसे कहते हैं, ठीक है ये। तो पहली जो डेफिनेशन है उसमें नाम लिख दीजिएगा वर्ग के अनुसार, वर्ग के अनुसार। और वर्ग के अनुसार में जो हम लिखेंगे उसमें लिख दीजिएगा जन्म पूर्व से लेकर परिपक्वावस्था तक होने वाले परिवर्तन बाल विकास है। देखो भाई, आपने भी देखा, क्लियर है ना ये। हमने वहां 18 साल पढ़ा था, कभी किशोरावस्था पढ़ा था, परिपक्वावस्था भी पढ़ा था। बस इतना ध्यान रखना है वर्ग क्या कह रहा है, परिपक्व अवस्था तक होने वाले परिवर्तन। दूसरा नाम लिखिएगा क्रो एवं क्रो के अनुसार, क्रो एवं क्रो के अनुसार, क्रो एवं क्रो के अनुसार। और इसमें लिखिएगा बाल विकास, बाल विकास गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के
तक के परिवर्तन है। मतलब वही बात है, बस नाम अलग है। पहले वाले ने कहा जन्म पूर्व से, और इसने उसको क्या कह दिया है, गर्भावस्था कहा है। उसने परिपक्व अवस्था कहा है, और उसको इसने क्या कह दिया है, किशोरावस्था। थर्ड लिख दीजिएगा, जेम्स ड्रेवर के अनुसार जेम्स ड्रेवर के अनुसार जेम्स ड्रेवर के अनुसार, और इसमें लिखेंगे जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक के परिवर्तन है। परिपक्वावस्था तक के परिवर्तन है, इसका मतलब आप समझिएगा, वो बाकी तो कह रहे हैं जन्म के पूर्व से, और ये कहां से कह रहा है, जन्म से। बस बाकी सेम है। इसने कहा परिपक्वावस्था, इसने कहा किशोरावस्था, और इसने भी वही परिपक्वावस्था कहा। बस फर्क कहां आता है, पहला कहता है जन्म से पूर्व, दूसरा कहता है गर्भावस्था, और तीसरा क्या कहता है, जन्म कहते हैं। ये डिफरेंस है। अब हमें डेफिनेशंस लिखनी है अगली लाइन में, और छोटा सा हेडिंग कर दीजिएगा और लिखिएगा विकास की परिभाषाएं। विकास की परिभाषाएं, पहले जो लिखा वो बाल विकास की परिभाषाएं थी। अभी हम जो लिख रहे हैं वो परिभाषा किसकी रहेगी, विकास की। पहले लिखा था चाइल्ड डेवलपमेंट की, और अभी हम लिखेंगे डेवलपमेंट की। इसमें पहली जो डेफिनेशन हमें लिखनी है वो लिखिएगा हरलॉक के अनुसार और हरलॉक के अनुसार में लिखिएगा विकास क्रमिक प्रक्रिया है। विकास क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें नवीन आकृतियां एवं विशेषताएं जन्म लेती है। विकास क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें नवीन आकृतियां एवं विशेषताएं जन्म लेती है। नवीन आकृति का मतलब है भाई बच्चे की जो आकृतियां रहती है वो क्या होती है, पुरानी आकृति तो गायब होती है और नवीन आकृतियां जन्म लेती है। तो आपने कहा सर जैसे कि, तो आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय बच्चे का जो सिर देखा होगा आपने, वो बाकी बॉडी की तुलना में बड़ा होता है। अनुपात की बात करोगे, रेशियो की बात करोगे तो उसका रेशियो बॉडी और सिर का जो रेशियो रहता है वो 1:4 का रहता है। लेकिन जब वही बच्चा जब बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तो जो सिर की आकृति होती है वो छोटी हो जाती है और बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए सिर और बॉडी का जो रेशियो रहता है वो एडोलसेंस में आने के बाद में हो जाता है 1:7, 1:7 का। मतलब जो हमारा बॉडी है उसका 7वां भाग हमारा क्या रहता है, सिर रहता है। इसका मतलब हुआ नवीन जो आकृतियां होती है वो जन्म लेती है और पुरानी आकृतियां गायब होती है। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले घुटनों के बल चलता है, बच्चा चलता है ना भाई। जब बच्चा बैठना सीख जाएगा या खड़ा होना सीख जाएगा तब वो घुटनों के बल चलना छोड़ देगा। वो तो बच्चों में क्या होता है, पुरानी आकृतियां तो गायब होती है और नवीन आकृतियां जन्म लेती है। यही आपने कहा था कि नवीन आकृतियां बच्चों में आती है और विशेषताएं नवीन बच्चों में जन्म लेती है। नवीन विशेषताओं का मतलब क्या हुआ कि कई बार हमने देखा है
कि बच्चा पहले तुतलाना स्टार्ट करता है, फिर बच्चा स्पष्ट बोलना स्टार्ट कर रहा है, तो पुरानी आदतें हमेशा गायब होती रहती है और नवीन आकृतियां और नवीन जो विशेषताएं होती है ये बच्चों में जन्म करती हुई चलती है। किसके अनुसार? हरलॉक के अनुसार। एक डेफिनेशन और हम लिखेंगे यहां पर, और वो रहेगा आपका स्किनर के अनुसार। हाँ जी, हाँ जी, क्रमिक प्रक्रिया का मतलब होता है एक सीक्वेंस में होने वाले परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है और जब सपोज करिए बच्चा अभी हॉस्पिटल में है, बेबी ने जस्ट अभी जन्म लिया है, तो क्या बच्चा जन्म लेते ही बोलना स्टार्ट कर देता है क्या भाई? क्या जन्म लेते ही बोल देता है क्या हेलो सिस्टर हाउ आर यू? है करता है क्या ऐसा? अपनी मम्मी को बोलता है क्या मम्मी हमारा स्वागत नहीं करोगी? है ऐसा बोलता है क्या? क्या ऐसे बोलता है क्या? यदि उससे पहले वाले एक आध भाई बहन होंगे, मान लो चाहे वो कजिन्स होंगे, कोई भी होगा, तो क्या कहेगा कि हेलो डूड्स हाउ आर यू? है बोलेगा क्या ऐसा? है कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा हेलो समवन कॉल माय फादर, हे फादर हाउ आर यू, व्हाई आर यू स्टैंडिंग आउट ऑफ द रूम? ऐसा बोलेगा क्या वो? मुझे नहीं लगता ऐसा बोलेगा। ऐसा नहीं बोल सकता हूं। यहां तक बोलने से पहले बच्चे को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, और बच्चा जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है उसी को क्या कहा है? क्रम। एक निश्चित क्रम में होने वाले परिवर्तन। हमें भी मालूम है पहले बच्चे के अस्थायी दांत निकलते हैं, है ना, दूध वाले दांत जिनको बोलते हैं, जिनको 20 होती है जिनकी, जब ये गिर जाते हैं तभी तो स्थायी दांत आते हैं। जो विजडम टीथ होता है वो सबसे लास्ट आता है। ऐसा थोड़ी होता है विजडम टीथ सबसे पहले आ गया, ऐसा नहीं होता ना। तो ये इनका एक सीक्वेंस होता है, और उसी सीक्वेंस के लिए क्या कहा है? क्रमिक। विकास कैसा होता है? क्रमिक होता है, एक निश्चित क्रम में चलने वाला। उम्मीद है ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट लिखिएगा स्किनर के अनुसार, और इसमें लिखिएगा विकास धीमी एवं सतत प्रक्रिया है। विकास धीमी एवं सतत प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि विकास स्लो चलता है, बहुत फास्ट नहीं चलता, लेकिन चलता कैसे? ये हमेशा चलता रहता है, तब तक चलता रहेगा जब तक हम जीवित रहते हैं, तब तक। आपने कहा सर ऐसा है क्या? है ऐसा। जब व्यक्ति का लास्ट समय होता है कि भाई अब तो बिल्कुल उसका समय नजदीक आ गया जाने वाला, तब भी वो कुछ ना कुछ सीखता ही है। वो तब भी कुछ ना कुछ कह के जाता है हम लोगों को, कहता है हमसे भाई जीवन का अंत बुरा होता है। लास्ट समय पर कह रहा है व्यक्ति, क्या? जीवन का अंत बुरा होता है। जीवन के अंत समय क्या क्या कह रहा है व्यक्ति? कि भाई खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जा रहा हूं। भाई तुम परेशान मत होना, ज्यादा खुश रहना। आप मुझे बताइए, खुद जिंदगी भर खुश नहीं रहा वो, है ना? हाय हाय पैसा पैसा, है ना, या मेरे अपने ये वो जिंदगी भर कहता रहा, लेकिन लास्ट समय पर भी उसको क्या सीखने को मिला? कि भैया जो जी लिया वो अपना है, बाकी कुछ भी अपना नहीं है, क्योंकि व्यक्ति खाली हाथ जाता है। तो व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए आपने क्या कहा कि विकास धीमी गति से चलता है, बस रुकता नहीं है, लेकिन क्या सतत प्रक्रिया होती है, हमेशा चलता रहता है। तभी रुकता है जब व्यक्ति की सांसें रुक जाती है। तो पहला है क्रमिक प्रक्रिया होती है, दूसरा कहता है धीमी एवं सतत प्रक्रिया होती है। अब ये तो रहे विकास के बारे में। अब यहां से जो प्रश्न हमारे लिए बनते हैं, वो प्रश्न कुछ बनते हैं कि साहब जो विकास होता है ये कैसा होता है। हालांकि साइंस में पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, ये पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ लिया ना भाई। मैं थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। कुछ चीजें आपने पढ़ रखी है, तो जो पढ़ रखी है उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा मैं। कहता था विकास की स्टेजेस होती है, अवस्थाएं होती है, और इन अवस्थाओं को हम कई भागों में बांट सकते हैं। एक अवस्था होती है जन्म के पहले वाली अवस्था होती है, और बाकी अवस्थाएं होती है जन्म के बाद वाली। तो जो जन्म के पहले वाली जो स्टेज होती है उसको चाहो तो आप गर्भावस्था कह देना, और चाहे उसको प्रेगनेंसी पीरियड कह देना, और इसको आपने क्या नाम दिया है? पूर्व प्रसूति काल आपने कहा है।
कहता है ये समय गर्भावस्था से लेकर स्टार्ट होता है या गर्भधारण से ये स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है, जन्म तक चलता है ये या जन्म पूर्व तक चलता है ये। अमूमन कहते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड रहता है अप्रॉक्सीमेट 280 डेज के आसपास इसका समय रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 280 डेज फिक्स होता है, 285 भी हो सकता है, 282 भी हो सकता है, 290 भी हो सकता है। कुछ प्री मेच्योर डिलीवरीज होती है तो वहाँ पर ये कम भी हो सकता है। लेकिन एक एवरेज जो समय माना जाता है इस पीरियड का वो लगभग कितना रहता है, 280 डेज का रहता है। अब ये जो आपका समय है आपका, जिसको आपने पूर्व प्रसूति काल कहा, जिसका समय आपने बताया लगभग 280 डेज का, और 280 डेज का मतलब रहता है लगभग 40 वीक का समय रहता है ये। अब इसको हमने क्या किया कि हम चाहे तो इस कंप्लीट पीरियड को जो 280 डेज का रहता है, 40 वीक का रहता है, इसको भी हम सब स्टेजेस में बांट सकते हैं। और सब स्टेजेस की जब बात करेंगे तो पहला जो समय है इसका, उसको हम कहते हैं डिम्ब पीरियड कहते हैं। और ये जो डिम्ब पीरियड है आपका, इसी को कहते हैं पीरियड ऑफ ओवम कहते हैं हम। ये पहला आपने समय दिया है, चाहे आप डिम्ब अवस्था कहिएगा चाहे पीरियड ऑफ ओवम कहिएगा। कहते हैं साहब ये जो समय रहता है आपका, ये प्रेगनेंसी के पीरियड से स्टार्ट होता है, मतलब गर्भावस्था से ये समय स्टार्ट होता है। और लगभग इसका जो समय रहता है वो डेज में बात करोगे तो 14 या 15 डेज का रहता है। और यदि वीक में बात करोगे तो लगभग 2 वीक का है। कौन से वाले का? तो आपने जवाब दिया डिम्ब अवस्था, ओवम पीरियड आपने कहा है। कहते हैं साहब इसी को चाहो तो आप डिम्ब कहिएगा, चाहे आप इसी को ओवम कहिएगा, एक ही बात है। समय रहेगा आपका लगभग 14 या 15 डेज का समय रहेगा। और इसी को आप वीक में यदि बात करते हो तो 2 वीक का ये समय माना जाता है। कहते हैं साहब जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको डिम्ब भी कहा जाता है और इसी को कहा जाता है बीज या बीजावस्था भी कहा जाता है। तो ये पहली अवस्था रहती है जिसको डिम्ब कहिएगा, ओवम कहिएगा या बीजावस्था कहिएगा। और समय 14-15 डेज का रहता है, 2 वीक तक की ये स्टेज रहती है। इसके बाद में जो सेकंड जो पीरियड रहता है उसको आपने नाम दिया पीरियड ऑफ एम्ब्रियो कहा आपने। अब इसको एम्ब्रियो कहिएगा, एक ही बात है। एम्ब्रियो नहीं कहना चाहो तो उसको दूसरा नाम भी आप दे सकते हो, और वो रहता है आपका भ्रूण या भ्रूणावस्था रहता है। एम्ब्रियो पीरियड कहिएगा। कहते हैं 14-15 डेज या 2 वीक से स्टार्ट होता है और लगभग 2 मंथ्स तक का ये समय रहता है आपका, 2 माह तक का ये समय रहता है। अभी जो एम्ब्रियो है आपका, जिसको आपने भ्रूण कहा है, कहते हैं कि इसकी जो आकृति रहती है, इसकी जो शेप रहती है वो एक अंडे के समान रहती है। शेप जो है उसकी गोल आकृति में पाया जाता है। और ये जो गोल जो आकृति रहता है कुछ इस टाइप का, कहते हैं कि 3 तरह की लेयर जो रहती है, उन 3 तरह की लेयर से मिलकर बना है। और वो जो 3 लेयर होती है, एक होती है बाहरी परत, एक होती है मध्य परत और एक होता है आपका आंतरिक परत। तो इनको आप कुछ इस तरह कहते हो कि भाई एक तो है आपका एक्टोडर्म होती है, दूसरा माइजो या मीजोडर्म आपने कहा, और एक को आपने नाम दिया एंडोडर्म कहा आपने। तो ये 3 लेयर है आपके एम्ब्रियो की। सबसे बाहर वाली जो होगी वो एक्टो होगी, मध्य वाली होगी मीजो या माइजो कहिएगा आप इसको, और ये जो आंतरिक वाली होती है, अंदर वाली होती है, इसको एंडो कहते हैं। कहते हैं कि हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स रहते हैं उनके बनने में, उनके निर्माण में इन 3 लेयर्स का बड़ा मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अब इनको इन शॉर्ट यदि बात करें, हम बायोलॉजिकल नहीं भी जाना चाहे और सतही तौर पर यदि बात करते हैं तो कहते हैं ये वो परत रहती है या वो लेयर रहती है जो हमारे बाहरी अंग जो रहते हैं, उन बाहरी अंगों का जो आवरण रहता है उसके निर्माण में ये बड़ी हेल्पफुल होती है। अब चाहे तो आप त्वचा वगैरह बात करेगा, स्किन वगैरह बात कर लीजिएगा, बाल वगैरह बात करेगा, नेल का जो बाहरी सतह रहती है आप उसकी बात कर दीजिएगा, उसके निर्माण में ये जो एक्टोडर्म है ये बड़ी हेल्पफुल मानी जाती है। जहाँ तक मिजो की बात करोगे, कहते हैं कि साहब डायरेक्टली आप जवाब दे सकते हो कि हमारी जो मसल्स रहती है, जो हमारी मांसपेशियाँ रहती है,
उनके विकास में इस वाली जो लेयर है आपकी, इसका योगदान माना जाता है। और जब हम बात करते हैं हमारे डायग्नोस्टिक सिस्टम की बात करिएगा, हमारे पाचन तंत्र के जो अंग रहेंगे, किडनी की बात करें, लीवर की बात करें, लंग्स की बात करिएगा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट आ जाता है, उनके विकास में कौन सी लेयर का योगदान रहता है, तो वो जवाब रहेगा आपका एंडोडर्म। तो हमने क्या जवाब दिया, पहला पीरियड ऑफ ओवम है आपका, सेकंड है आपका पीरियड ऑफ एम्ब्रियो है आपका। जैसे ही बच्चा 2 मंथ्स का 2 मंथ्स कंप्लीट करता है, तो जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, वो कहते हैं कि जो मानव आकृतियां होती है उनमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और 2 मंथ्स कंप्लीट होते ही फिर थर्ड अवस्था आती है, और उसको एज ऑफ फिटस कहा आपने। अब चाहे एज ऑफ फिटस कह दीजिएगा, चाहे कह दीजिएगा गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ये इसको नाम दे दीजिएगा। और ये जो गर्भस्थ शिशु की जो अवस्था होती है, कहते हैं साहब इसका जो समय रहता है वो 2 मंथ से स्टार्ट होता है, और 2 मंथ से लेकर ये आपके जन्म के पूर्व तक का समय रहता है। इसमें हमें केवल यही बात कहनी है कि मनुष्य के बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, उन सब का फंक्शनिंग जो सिस्टम है, उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कौन सी स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, वो इस वाली एज में स्टार्ट हो जाता है। हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पर विकसित भी होते हैं, और उनमें क्रिया आना भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो समय है आपका, उस समय को आपने कहा प्री प्रेगनेंसी पीरियड कहा है, पूर्व प्रसूति काल कहा है। 280 डेज का रहता है, 40 वीक का ये पीरियड माना जाता है। और इस 40 पीरियड को या 40 वीक के पीरियड को हमने अलग अलग जो सब स्टेजेस है उनमें बांट दिया है। ज्यादा आपने आपकी सब्जेक्ट में पढ़ रखा होगा, है ना? हाँ, वही आता है ज्यादा। ये क्या हुआ, कुछ चर्चा कर रहे थे आप लोग? कोई बात नहीं, 12th में तो पढ़ा ही होगा। अच्छा अच्छा, ये भी आज पढ़ लिया ना, क्या फर्क पड़ता है ना? आज पढ़ लिया, क्या फर्क पड़ता है? पढ़ना जरूरी, कभी भी पढ़ो। चलो एक बार हेडिंग बना लेते हैं अभी, और हेडिंग बनाइएगा विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, और लिखिएगा विकास की, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा विकास की निम्न अवस्थाएं होती है। विकास की निम्न अवस्थाएं होती है। पहला लिखिएगा, फर्स्ट लिखिएगा पूर्व प्रसूति काल। फर्स्ट स्टेज का नाम है पूर्व प्रसूति काल। अरे अरे, मैं साइकोलॉजी के साथ बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा मेरे भाई। अपना बायोलॉजी का काम नहीं है, अपना केवल किसका काम है? ये केवल साइकोलॉजी का काम है, अपना नहीं है बायोलॉजी का लेना देना। पहला जो अवस्था है आपने पूर्व प्रसूति काल आपने लिखा, और इसमें लिखिएगा इस अवस्था का समय आप, किसी ने कहा कि एम्ब्रियो 2 वीक से होती है। भाई हमने भी 2 वीक ही लिखा है, एम्ब्रियो में हमने भी क्या लिखा है? 2 वीक ही मैंने लिखा है, 14-15 डेज या 2 वीक से। और कहां तक चलेगा? 2 मंथ्स तक चलता है, हमने भी यही कहा है। आपने क्या लिखा है इसका? कुछ लिखा है इसमें? इस अवस्था का समय गर्भावस्था से लेकर, या माफ कीजिएगा गर्भाधारण से लेकर, ज्यादा ठीक रहेगा, गर्भाधारण से लेकर जन्म पूर्व तक
जन्म पूर्व तक होता है, जिसकी अवधि लगभग 280 डेज या 40 वीक 40 सप्ताह की होती है, 40 सप्ताह की होती है, जिसे निम्न उप अवस्थाओं में विभाजित करते हैं। पहला लिखिएगा, फर्स्ट वाला डिंब अवस्था, पहला है डिंब अवस्था, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ओवम, OVUM, पीरियड लिखो तो पीरियड भी लिख देना, ओवम पीरियड या स्टेज ऑफ ओवम, ओवम पीरियड या ओवम एज ऑफ ओवम। इसमें लिखिएगा इसे बीजावस्था, इसे बीजावस्था भी कहते हैं, जिसका समय गर्भावस्था से लेकर 14 या 15 डेज 14 या 15 दिन या 2 सप्ताह तक होता है। नेक्स्ट लाइन में सेकंड लिखिएगा, भ्रूणावस्था, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एज ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूणावस्था, ब्रैकेट में आ जाएगा एज ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूणावस्था एज ऑफ एम्ब्रियो, और इसमें लिखेंगे इस अवस्था का समय 14 या 15 डेज से 14 या 15 दिनों से 14 या 15 दिनों से लेकर 2 माह तक होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, भ्रूण की संरचना निम्न 3 परतों से, भ्रूण की संरचना निम्न 3 परतों से मिलकर होती है, निम्न 3 परतों से मिलकर होती है। पहले इस टाइप का एक सर्किल बना दीजिएगा 3 लेयर वाला, फिर उनका नाम लिख देंगे, फिर अलग अलग उनका मीनिंग लिख देंगे। जैसे मैंने बना रखा है 3 सर्किल वाला, तो इसमें जो सबसे बाहरी वाला है उसको एक्टो कर देना, बीच वाले का नाम लिख देना मेजो, ऐसे एरो करके लिख देना, और सबसे अंदर वाली है उसको हम क्या कर देंगे एंडो। तो याद रहेगा भाई एंडो कौन सा है और मेजो कौन सा है या एक्टो कौन सा है, वो तीनों का नाम आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद में जहां आपका एक्टो लिखा है आपने, या अलग से लिख देना बाबा, उसमें आपको लग रहा है मिक्सिंग हो रहा है तो
जो अलग से आप लिख देना एक्टोडर्म बोलते टोटल इसको, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के साथ में हिंदी में लिख दीजिएगा बाह्य परत या बाहरी परत, बाहरी परत। और बाहरी परत में लिखिएगा शरीर के बाहरी, शरीर के बाहरी आवरण के निर्माण में, शरीर के बाहरी आवरण के निर्माण में सहायक है, शरीर के बाहरी आवरण के निर्माण में सहायक है। सेकंड लिख दीजिएगा मेसोडर्म, मेसोडर्म MESODERM, डर्म तीनों में आएगा, बस पहले में एक्टो है, दूसरे में मेसो है, MESO। इसमें लिख दीजिएगा मध्य परत, मध्य परत जो मांसपेशियों के, मसल्स को कह रहे हो, मांसपेशियों के निर्माण में सहायक है, मांसपेशियों के निर्माण में सहायक है। थर्ड लिखिएगा एंडोडर्म, एंडोडर्म। और एंडोडर्म में लिखिएगा आंतरिक परत, आंतरिक परत जो पाचन तंत्र के, पाचन तंत्र के अवयवों के विकास में, पाचन तंत्र के अवयवों के विकास में सहायक है, सहायक है। ये सेकंड हो गया, तीन सब स्टेजेस इसकी हो गई है। अब थर्ड वाला लिखिएगा, जिसको लिखिएगा हिंदी में लिखिएगा गर्भस्थ शिशु की अवस्था, हिंदी में है इसका गर्भस्थ शिशु की अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। और इंग्लिश में लिखोगे आप इसको, चाहे पीरियड ऑफ फिटस लिख देना या एज ऑफ फिटस, FETUS, FETUS, चाहे एज ऑफ फिटस या पीरियड ऑफ फिटस। इसका समय लिखिएगा, इसका समय, इसका समय 2 माह से लेकर, 2 माह से लेकर जन्म के पूर्व तक होता है, जन्म के पूर्व तक होता है। यह गर्भकाल की, यह गर्भकाल की सबसे लंबी, गर्भकाल की सबसे लंबी अवधि होती है, सबसे लंबी अवधि होती है। आप खुद देख लीजिएगा, 2 मंथ्स का मतलब हो गया है लगभग 8 वीक से स्टार्ट हो रही है, और 8 वीक से स्टार्ट हो रही है। टोटल समय कितने वीक का होता है? 40 वीक्स का होता है। इसका मतलब लगभग 32 वीक तक ये अवस्था चल रही है। अब 32 वीक तक चलेगी तो ये अवस्था होगी आपकी सबसे लंबी। तो ये तो रहा आपके जन्म से पहले की अवस्था। अब सवाल उठता है कि साहब जन्म के बाद की जो पहली अवस्था होती है वो अवस्था कौन सी होती है?
तो उस अवस्था को आपने क्या नाम दिया है? क्या कहा? शैशवावस्था कहा है। इसको इन्फेंसी पीरियड हम कहते हैं। क्या नाम दोगे भाई? इन्फेंसी पीरियड कहते हैं। अभी जो इन्फेंसी पीरियड है, इसके बारे में हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात तो ये है कि जन्म के बाद की ये पहली अवस्था मानी जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद की पहली अवस्था है। ओवरऑल देखोगे सेकंड नंबर की अवस्था है, क्योंकि इससे पहले भी एक अवस्था आती है जिसको आपने कहा है प्रेगनेंसी पीरियड कहा है। तो ओवरऑल सेकंड अवस्था है और जन्म के बाद की पहली अवस्था होती है। कहते हैं बायोलॉजिकली यदि हम बात करते हैं तो इसका जो समय माना जाता है वो माना जाता है जन्म से लेकर 2 ईयर तक का समय माना जाता है, 2 वर्ष तक का समय माना जाता है। और जब हम एजुकेशनली देखते हैं, जब हम शिक्षा के आधार पर हम बात करते हैं, तो शिक्षा के आधार पर इस अवस्था का समय बताया जाता है जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक का समय बताया जाता है। तो हमसे एजुकेशनली कभी नहीं पूछेगा, हमसे डायरेक्टली पूछेगा कि साहब ये जो शैशवावस्था होती है इसका पीरियड कब से कब तक होता है, तो हमें जवाब क्या देना है? जन्म से लेकर 2 ईयर तक का इसका समय होता है। भले ही ऑप्शन में हमें क्या दे रखा हो, 5 या 6 वर्ष दे रखा हो, यदि स्पेशली पूछेगा कि शिक्षा के आधार पर इसका पीरियड क्या रहेगा, तब आपको जवाब देना है इसका जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक। अब कहते हैं कि साहब इसके बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जाने हैं वो हमसे कैसे कैसे पूछे जाने हैं। तो सब यहाँ पर कुछ बातें हैं जिनको हम सभी को ध्यान रखना है। तो आपने कहा सर जैसे कि, तो सबसे पहली जो बात बताई जाती है वो तो यही है कि इस एज को, इस समय को हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का आदर्श काल कहते हैं। आइडियल पीरियड ऑफ द एज, इसका मतलब है आदर्श काल कहा है हमारे जीवन का। और जीवन का आदर्श काल क्यों कहा इस पीरियड को? कहते भाई इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो तेजी से सीखता है। तो जो सीखने की जो स्पीड होती है वो इस अवस्था में बड़ी तेज होती है, और उस तेज के कारण ही इसको क्या कह दिया है? जीवन का आदर्श काल। अब प्रश्न बड़ा चालाकी कर देगा बनाने वाला, आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि कौन सी अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं? इन्फेंसी पीरियड को कहते हैं। अब हमसे पूछ लिया कि साहब ठीक है, जीवन का आदर्श काल है ये, सीखने का आदर्श काल है ये, लेकिन ये आदर्श काल सीखने का किसने कहा है? तो एक व्यक्ति ने कहा है, और उस व्यक्ति का नाम है वैलेंटाइन। अरे अरे, अब तो मई चल रहा है भाई, है? अब तो छोड़ो, भूलो, अब तो सारी बातों को इधर आ जाइए। अब तो जून आने वाला है जल्दी, और जून में नौकरी वोकरी लग जाओ फटाफट, है ना? पेपर अच्छे से करके आना। उसके बाद में रोज डे, पिंक डे, चॉकलेट डे, जो भी डे होते हैं सारे डे मनाना, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन पहले क्या जरूरी है? पहले अपने पैरों पर खड़े होना जरूरी है, वरना एक ही दिन बनाना बनेगा, और वो है बेरोजगार दिवस। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी चाहेगा कि ज्यादा समय तक बेरोजगार रहना। तो पहले फटाफट नौकरी लगते हैं, उसके बाद में एक ही दिन मनाएंगे, वो होगा सैलरी दिवस, है? हाँ, 1 से लेकर 10 तारीख तक क्या मनाएंगे? सैलरी दिवस। सैलरी दिवस क्या? सैलरी वीक मनाएंगे ना, है ना भाई? पूरा सैलरी दिवस मनाएंगे। तो आ जाइए जल्दी से एक बार। क्या एक ही दिन में खत्म कर दोगे? एक ही दिन में? अच्छा, दूसरे महीने की आ जाएगी? क्या बात है, लोन ले लेंगे यार। लोन भी 2 साल के बाद में देंगे, लेकिन वो उसके लिए पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन तो कंप्लीट करना पड़ेगा, और प्रोविजन के साथ साथ में 2 साल की अपनी जो बैंकिंग का जो क्रेडिट है वो भी अच्छा होना चाहिए। अब पता चला कि अपने तो एक दिन में ही खेल कर दिया, तो वो भी पूछेगा बेटा तुम्हारा तो कुछ बैंकिंग रिकॉर्ड ही अच्छा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, पहले उस लेवल पे तो आए। बात सही है ना?
वो तो सब बात की बात है, फिर वो तो बात की बात है। तो देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सीखने का आदर्श काल कहते हैं शैशवावस्था को, और किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा है। इस अवस्था के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही है, और वो कहता है कि साहब ये जो लाइफ का पहला जो 4-5 वर्ष होते हैं, स्टार्टिंग लाइफ के जो पहले 4-5 वर्ष होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है वो उन पहले 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ये कहता है 4-5 वर्ष बच्चे के महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बच्चे को जो भी बनना होता है वो इन पहले 4-5 वर्षों में बन जाता है। और ये किसने कहा? तो जवाब रहेगा आपका सिगमंड फ्राइड ने कहा। क्या कहा है? कि बच्चे के विकास के पहले 4-5 वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं, बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है वो इन पहले 4-5 वर्षों में बन जाता है। अब ये तो कुछ कोटेशन थी इस अवस्था के बारे में। अब कोई हमसे पूछे कि भाई इस अवस्था की खासियत क्या है, इसमें क्या क्या चीजें इस अवस्था में देखने को मिलती है, तो बिल्कुल जो टॉप जो बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले कहते हैं कि साहब ये वो अवस्था होती है जिसमें बच्चे का जो पर्सनैलिटी रहता है, बच्चे का जो व्यक्तित्व रहता है, वो अंतर्मुखी होता है। अब आप कहोगे गुरुजी ये अंतर्मुखी क्या बीमारी आ गई है? अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट को बोलते हैं। हाँ मैं बताऊंगा ना भी। 2 तरह की पर्सनैलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। आपकी क्लास में बात करूं मैं, 2 तरह के आप लोग होंगे। कुछ लोग होंगे इंट्रोवर्ट होंगे और कुछ होंगे एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट को हिंदी में अंतर्मुखी बोलते हैं और एक्सट्रोवर्ट को बोलते हैं बहिर्मुखी बोलते हैं। अब शब्दों का यदि देखोगे तो शब्दों से तो मतलब चल रहा है कि अंतर्मुखी मतलब जिनका मुंह कहाँ है? अंदर की तरफ है। और बहिर्मुखी का मतलब होता है जिनका मुंह कहाँ पर है? बाहर की तरफ है। उनको क्या कहते हैं? बहिर्मुखी कहते हैं। नहीं काफी हद तक तो सही है ये, काफी हद तक तो ये सही है ये। तो आप कहोगे सर हमारे तो सबके मुंह बाहर की तरफ है, या तो कोई है ही नहीं अंदरमुखी। तो इसका उदाहरण आप जल्दी समझिएगा। कहते हैं कि जो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होता है, जो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होता है, जो व्यक्ति केवल खुद के बारे में सोचता है, जो व्यक्ति केवल खुद तक सीमित रहता है, जो व्यक्ति दूसरों के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाता है, जो दूसरों के साथ में एडजस्ट नहीं कर पाता है, जो दूसरों के साथ में ठीक से बात नहीं कर पाता है, जो अकेले रहना पसंद करता है, जो इमेजिनेशन में रहता है, जो खोया खोया रहता है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, उस व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है वो कैसा रहता है? इंट्रोवर्ट रहता है। इस अवस्था में आपने देखा भी होगा, ये जो 3-4-5 साल का जो बच्चा होता है ये अपने परिवार तक ही सीमित होता है। अजनबियों को देखकर डर जाएगा, भाग जाएगा, छिप जाएगा, उनसे बात नहीं करेगा। इसलिए उसका पर्सनैलिटी कैसा होगा? इंट्रोवर्ट होगा। और इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। आपको दूसरा बताना पड़ेगा, ये वो अवस्था होती है, ये वो पीरियड होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो बच्चे का व्यवहार होता है वो उसकी मूल जो प्रवृत्तियां होती है उससे नियंत्रित होता है। तो अब आप कहोगे सर ये मूल प्रवृत्तियां किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं बेसिक टेंडेंसीज कहते हैं। अब चाहे बेसिक टेंडेंसीज कहिएगा, चाहे आप बेसिक इंस्टिंक्ट कहिएगा, होती क्या है? हर आदमी में, हर इंसान में विलियम मैकडूगल के अकॉर्डिंग 14 मूल प्रवृत्तियां होती है। मूल प्रवृत्तियां जो हमारे व्यवहार को चलाती है, हमारे व्यवहार को जो चलाता है उसको मूल प्रवृत्तियां बोलते हैं। आपने कहा सर एग्जाम्पल के लिए नाम बताएं, अजीबोगरीब नाम है, कुछ के नाम मैं बता देता हूं आपको। ये कह रहा है पलायन, एस्केप को बोलते हैं, पलायन होता है, युयुत्सा होता है, क्रोध को बोलते हैं, युयुत्सा होता है, विकर्षण होता है, डिस्ट्रेस होता है, विकर्षण होता है, काम होता है, लस्ट को बोलते हैं, काम होता है, काम के बाद में होता है वात्सल्य होता है, पुत्र कामना जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा जिज्ञासा होता है, इसके अलावा हम बात करते हैं संवेदना होता है, सेंसेशन होता है। इसके अलावा बात करोगे भोजनान्वेषण होता है, भूख की तलाश, भोजन की तलाश होता है,
सामूहिकता होती है, दूसरों के साथ रहने की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो जवाब रहेगा विनित भाव आता है। हीन भावना को बोलते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं। कहते हैं आत्महीनता होता है, जिसको आत्माभिमान कहते हैं, आत्म प्रदर्शन बोलते हैं। इसके अलावा आएगा रचना करना, रचनानुभूति को बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं संग्रह करने की प्रवृत्ति आएगी, चीजों का, वस्तुओं को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति रहेगा। इसके अलावा आएगा हास्य, हास्य को बोलते हैं जॉय या इंजॉय। तो 12 तो इधर हुए, 2 इधर हुए, टोटल जो मूल प्रवृत्तियां होती है कितनी होती है? 14 होती है। ये 14 जो मूल प्रवृत्तियां इंसान में पाई जाती है, यही उसके जो व्यवहार है उसको चलाती है। तो इसमें किसकी प्रधानता रहेगी? मूल प्रवृत्तियों की प्रधानता रहेगी। पूछेगा एग्जाम में कि कौन सी अवस्था में मूल प्रवृत्तियों की प्रधानता रहेगी, तो आपका जवाब इन्फेंसी में रहेगी। मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 14 होती है। चाहे आपसे बेसिक टेंडेंसी पूछेगा, 14 होती है। इमोशन पूछेगा आपसे, संवेग पूछेगा तो भी कितने होते हैं? 14 होते हैं। और ये मूल प्रवृत्तियां हमें किसने बताई है? तो जवाब आपको देना है विलियम मैकडूगल। किसके द्वारा भाई? विलियम मैकडूगल के द्वारा। अभी आगे बातें बताऊंगा, थोड़ी सी बातें लिखवाने के बाद। बड़ा नींदे आ जाएगी फिर, है ना? आती है नींदे? नहीं आती क्या? यदि नींद नहीं आती, ये आती है नहीं आती है? आती है भाई। जो जिनको नींद आती है ना भाई, वो तो खुश हो जाओ एक बार, क्यों? नींद उन्हीं को आती है जो स्वस्थ होते हैं। जो हेल्दी इंसान होता है उसको नींद बड़ी जोरदार आती है। उसको कभी भी आ जाती है। नींद का क्या है? बुलाने पर आती है। भैया धन्य हो फिर तो आप यार। वरना हमने तो इंसानों को रोते चिल्लाते सुना है, मुझे नींद नहीं आए, मुझे चैन नहीं आए है, कोई जाए तो जाए ढूंढ के लाए। अब कहां से ढूंढ के लाएगा बताइए? हाँ भाई, बोलो बोलो। किसकी बात करें? हाँ 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 हाँ। नहीं बेटा, मैंने तो बीमार व्यक्ति की बात की थी। जो बीमार आदमी होते हैं उनको नींद नहीं आती ना। होने देना, उसे क्या मतलब अपने को? हमें गाने को लेना देना नहीं। मेरी बात सुनी नहीं आपने, पूरी बात सुनी नहीं मेरी। मैंने बोला कि जिसको नींद आती है वो स्वस्थ आदमी होता है। और कुछ आदमी रियल लाइफ में चिल्लाते रहते हैं, पूरी रात इधर से उधर भागते रहते हैं, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। उसके बाद में एल्प्रेक्स फलाना टैबलेट लेते हैं, तब जाकर नींद आती है। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 10-10 टैबलेट लेते हैं, फिर भी नींद नहीं आती, क्योंकि वो व्यक्ति दरअसल में बीमार है। और कौन सी बीमारी है उनको? दिमागी बीमारी है। कौन सी बीमारी? दिमागी बीमारी। हम तो वो लोग हैं। हाँ जी चलो चलो छोड़ो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हेडिंग बनाइएगा सेकंड अवस्था। और सेकंड जो अवस्था है उसका नाम लिखिएगा शैशव अवस्था। और इसका जो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इन्फेंसी। शैशव अवस्था ब्रैकेट में इन्फेंसी पीरियड लिख देना। और इसमें लिखेंगे इसका समय जन्म से, इसका समय जन्म से 2 वर्ष तक जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसका समय जन्म से 2 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा शिक्षा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर इसका समय शिक्षा के आधार पर इसका समय जन्म से 5 या 6 वर्ष तक
होती है, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है। क्यों? क्योंकि 6 साल के बच्चे को स्कूल में बिठाते हैं अपन। 6 साल के स्कूल में बिठाने का मतलब है कि पहली क्लास में बच्चा कौन सी एज में आएगा? 6 साल की एज में आएगा। बेशक आप 2 साल के बच्चे को स्कूल में बिठा दो, लेकिन वो 2 साल का बच्चा प्ले ग्रुप में आएगा वो। तो ये इसका एक लॉजिक है इसके पीछे। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, बैलेंटाइन ने इस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। सीखने का आदर्श काल कहा है। सेकंड लिखिएगा, मतलब अगली लाइन में लिख दीजिएगा, सिगमंड फ्राइड ने कहा कि फ्राइड, मैं थोड़ा सा, मेरे क्या ये कुछ अक्षर को मैं क्या घुमा के लिख देता हूं मैं, ये ऐसे है। ये सिगमंड फ्राइड ने कहा कि पहले 4-5 वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि बालक को जो भी बनना होता है वो इनमें बन जाता है। जो भी बनना होता है वो इनमें बन जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न हैं। महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न है। दरअसल में होता क्या है कि सिगमंड फ्राइड ने ये कहा है, जो शायद मैंने आपको कल भी किसी का नाम लिया था, कल किसका नाम लिया था, चलो कोई बात नहीं, आज दोबारा बताता हूँ। सिगमंड फ्राइड का ये मानना होता है कि हमारे पहले जो कुछ सालों के एक्सपीरियंस होते हैं ये हमें जिंदगी भर प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, एक लड़का है जिसको बहुत डरा कर रखा गया बचपन में, बहुत डरा कर रखा, बहुत कंट्रोल में रखा, तो वो बच्चा आगे भी डर डर के रहेगा, फिर वो उसका कॉन्फिडेंस बहुत कम रहेगा उसका। एक बच्चा ऐसा है जिसको स्टार्टिंग में आप लोगों ने बहुत फ्री रखा, उसको जो कह रहा है कहने दिया, बोल रहा है बोलने दिया, उसको स्वतंत्रता आपने दी है, तो आप देखिएगा वो बच्चा जब आगे भी लाइफ में जाएगा तो वो बोल्डनेस रहेगी उसके अंदर। लेकिन जो डर डर के रखा आपने, उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम रहेगा, हेजिटेशन ज़्यादा रहेगी। तो ये चीज़ें बच्चे को आगे भी प्रभावित करती है। और वही ये बात कही है सिगमंड फ्राइड ने कि आप बच्चे को स्टार्टिंग में जैसा बनाओगे, जैसा इन्वायरमेंट आप उसको दोगे, वो वैसा ही बनता जाएगा। ये कहा है सिगमंड फ्राइड ने। नेक्स्ट लाइन में आपने विशेषताएं लिखी है, और विशेषताओं में पहला लिखिएगा, फर्स्ट विशेषता लिखिएगा, बालक अंतर्मुखी होता है। बालक अंतर्मुखी, आप ब्रैकेट में जरूर लिख देना, इंट्रोवर्ट होता है। कुछ एग्जाम्पल लिखा तो 2-4 इसके, है ना।
तो मुझे पता अभी तो याद रहेगा, लेकिन घर जाके भूल जाओगे आप लोग। जैसे जैसे एकांत प्रिय अकेला रहना, एकांत प्रिय कल्पनाशील मतलब इमेजिनेशन में रहना, कल्पनाशील चिंतनशील, चिंतनशील समायोजन, समायोजन न कर पाना। समायोजन को बोलते हैं एडजस्टमेंट, समायोजन को कहते हैं एडजस्टमेंट कहते हैं। सेकंड लिखिएगा, सेकंड लिखिएगा व्यवहार, व्यवहार मूल प्रवृत्तियों से, व्यवहार मूल प्रवृत्तियों से, आप चाहो तो बेसिक इंस्टिंक्ट लिख देना, इसका जो इंग्लिश का है नेम है, चाहे बेसिक टेंडेंसीज बोल देना। बेसिक टेंडेंसीज इंग्लिश में कहते हैं, मूल प्रवृत्तियां ब्रैकेट में बेसिक टेंडेंसीज लिख देना, की प्रधानता, की प्रधानता मूल प्रवृत्तियों, क्या लिखा था आपने, मूल व्यवहार मूल प्रवृत्तियां, फिर इंग्लिश में बेसिक टेंडेंसीज से नियंत्रित होता है। व्यवहार मूल प्रवृत्तियों से नियंत्रित होता है। इसी लाइन को आगे लिखिएगा, मूल प्रवृत्तियों को, मूल प्रवृत्तियों को व्यवहार का, व्यवहार का चालक कहते हैं। मूल प्रवृत्तियों को व्यवहार का चालक कहते हैं, जिनका जनक, जिनका जनक विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल है, मैकडूगल, जिनका जनक विलियम मैकडूगल है, जिनकी संख्या इन्होंने, जिनकी संख्या इन्होंने 14 बताई है, जिनकी संख्या इन्होंने 14 बताई है। देखा भाई आप सभी ने, दो ग्लैंड्स के नाम है। ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथियां होती है, और शायद नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। एक होता है ऑडिपस ग्लैंड और दूसरी ग्लैंड का नाम है इलेक्ट्रा। क्या है ये? दो ग्लैंड्स का नाम है, और ग्लैंड्स हम बोलते हैं ग्रंथियों को बोलते हैं। तो दो ग्रंथियां हैं ऑडिपस और इलेक्ट्रा। नाम सुना या नहीं सुना भाई? सुना तो है, हाँ जी। अच्छा अभी तो सुना है, नहीं अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो पूछा था कि पहले सुना या नहीं सुना। ऑडिपस इलेक्ट्रा दो ग्लैंड्स के नाम है। कहते हैं कि एक इनमें से लड़कियों में पाई जाती है, एक इनमें से लड़कों में पाई जाती है। तो जो लड़कों में पाई जाती है उसका नाम है ऑडिपस, उसका नाम है, और जो लड़कियों में पाई जाती है उस ग्रंथि का नाम है, लड़कियों का पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम है इलेक्ट्रा। देखिए भाई थोड़ा सा बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्यों है मैं बता देता हूँ कि जो पहली वाली जो ग्लैंड है इसको मात्र ग्रंथि कहते हैं, और जो सेकंड वाली है इसको पितृ ग्रंथि कहते हैं,
तो अब आप कहोगे सर क्या मतलब है ये मातृ ग्रंथि, पितृ ग्रंथि, लड़कों में पाई जाने वाली, लड़कियों में पाई जाने वाली ओडिपस इलेक्ट्रा, है क्या माजरा ये? तो भाई देखिएगा, ऐसा कहते हैं कि यूनान में एक लड़का था जिसका नाम ओडिपस था, एक लड़की थी जिसका नाम था इलेक्ट्रा। कहते साहब ये जो ओडिपस नामक जो लड़का था, देखो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता भाई, हमारा जो धर्म है, हमारा जो समाज है, बहुत ही मैं कहूँगा नैतिक वाला माना जाता है, वैल्यूज वाला माना जाता है। तो यूनान में जो लड़का था जिसका नाम था ओडिपस, कहते ये ओडिपस नामक जो लड़का था ये अपनी माँ को बहुत ज्यादा पसंद करता था। अटैचमेंट है, पसंद का मतलब प्रेम होता है, माँ बेटे का जो प्रेम होता है। तो कहते हैं कि ये जो लड़का है, ऑब्वियस सी बात है, छोटा बच्चा माँ को पसंद करेगा, पिता को पसंद करेगा। तो कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये अपनी माँ को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस लड़के को लगता है कि जो माँ मुझे प्यार करना चाहती है, प्रेम करना चाहती है, स्नेह करना चाहती है, मेरे से जो मातृत्व देना चाहती है, उस मातृत्व में कहीं ना कहीं मेरा पिता बाधा क्रिएट करता है। इसलिए ये जो लड़का है, सुन लो यार, पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, और जहाँ माँ बेटे का, माँ बेटियों का नाम आता है, वहाँ तो वैसे भी ऐसे हंसी मजाक आनी नहीं चाहिए, बस नॉलेज है तो लेनी चाहिए। तो ये लड़का क्या करता है, अपने पिता का मर्डर कर देता है, और इस उग्र भावना के कारण जो लड़के में पाई गई थी, उस लड़के के नाम पर ही उस ग्लैंड को नाम दे दिया, और क्या नाम पड़ जाता है, ओडिपस। तो हमारे अंदर जो एक अटैचमेंट का जो भाव पाया जाता है, उस अटैचमेंट को जो कि अपोजिट सेक्स के प्रति रहेगा, लड़की अपने पापा को पसंद करेगी, जो लड़का है अपनी माँ को पसंद करेगा। तो ये जो मातृत्व वाले जो इमोशंस हमारे अंदर क्रिएट होते हैं, उनको क्या नाम दे दिया गया, ओडिपस। अब ओडिपस लड़का है, पसंद माँ को करता है, इसलिए ग्लैंड मतलब ओडिपस जो ग्लैंड है उसको क्या भी कहा जाता है, मातृ ग्रंथि कहा जाता है। कहते हैं यूनान की ही घटना है, वहां एक लड़की है जिसका नाम है इलेक्ट्रा, वो अपने पापा को पसंद करती है। कहते हैं कि साहब उसको लगता है कि कहीं ना कहीं जो उसकी माँ है, वो माँ पिता से मिलने वाली केयर के बीच में रुकावट आती है। तो भाई ये लड़की बाहुबली भी अपनी माँ का मर्डर कर देती है, और उस लड़की के नाम पर ग्लैंड का नाम पड़ जाता है इलेक्ट्रा। तो कोई हमसे पूछे कि ये ओडिपस और इलेक्ट्रा जो ग्रंथि होती है, ये कौन सी अवस्था में देखने को मिलती है, तो शैशवावस्था में रहेगा। आपसे पूछा जाएगा ओडिपस किस में रहेगा, लड़कों में रहेगा, इलेक्ट्रा किस में रहेगा, लड़की में रहेगा। ओडिपस लड़के का नाम है तो माँ को पसंद करेगा, इलेक्ट्रा लड़की का नाम है, अपने पापा को पसंद करेगी। तो ये ओडिपस इलेक्ट्रा जो ग्रंथियां हैं, इनका संबंध कौन सी अवस्था से माना जाएगा? तो आपने जवाब दिया साहब ये शैशवावस्था से माना जाएगा। आपने कहा सर और बताइए और क्या रहेगा? कहते हैं यही वो समय रहता है जब बच्चे को खिलौने बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। तो इस अवस्था में बच्चों की रुचि किस में पाई जाती है? खिलौनों में पाई जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रश्न आपकी एग्जाम में आ सकता है 101% खिलौनों से संबंधित, वो आएगा आपका एज ऑफ टॉय, या टॉय एज कौन सी स्टेज को कहते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा कि वो शैशवावस्था उसका आंसर नहीं होगा, इन्फेंसी उसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहां तो बच्चे का केवल इंटरेस्ट है। क्या है? इंटरेस्ट है केवल। टॉय एज हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी बच्चा टॉय को जानता ही नहीं है। आपने पूछा कैसे, कई बार आपने देखा होगा बच्चा गिर गया, गिरने के बाद में बेचारे का हेडलाइट जल गया। यहाँ पर छोटे बच्चों को देखा ही होगा आप लोगों ने, है ना, हेडलाइट, बम्पर, सॉकर सब टूटे फूटे होते हैं, बच्चों का डैमेज ही होता है, आधा से ज़्यादा पार्ट जो रहता है। अब बच्चा गिर गया, यहाँ गिर गया, यहाँ गिरने के कारण बच्चे को चोट लगी, जोर जोर से माइक स्पीकर की तरह बच्चा रो रहा है। तो अधिकांश लोग क्या करते हैं, पता है यहाँ गिरा है तो जमीन को ही पीटने लगे। बस फिर क्या, बच्चा खुश, वो भी जमीन को पीटने लगे, है ना। बच्चे का इस गेट में लग गई, उंगली आ गई इसमें, बस फिर क्या, बच्चा रोने लगा जोर जोर से। फिर क्या था, अपन ने इसी को पीटना स्टार्ट कर दिया। बच्चे के लिए यही खिलौना हो गया। ये आपने बच्चे से कोई चीज छीन ली, बच्चा रोने लग गया, किसी ने आप ही की ऐसे पिटाई करना स्टार्ट कर दी, बच्चा तो हो गया खुश, क्योंकि बच्चा जानता ही नहीं है अभी खिलौना कहते
किससे? बस वो तो बस जो भी ला के दे दोगे बच्चे के सामने वही बच्चे का खिलौना है। यही देखा होगा आप लोगों ने, हमारे घरों में कटोरी कप टूटे फूटे मिलते हैं, क्योंकि हम थाली बजाना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चा का रोते ही बोला ये ले बेटा ये ले, और बच्चा हो गया खुश। कहते हैं खिलौनों में रुचि होती है। खिलौना क्या होगा? जो आवाज उत्पन्न करेगा वही बच्चे के लिए खिलौना है। तो कहते हैं खिलौनों की रुचि होती है। आप कहोगे सर टॉय एज कौन सी होती है? बाद में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, एक बार दोबारा बता देता हूं। जो टॉय एज होती है उसी को कहा जाता है प्री चाइल्डहुड एज। क्या कहोगे? प्री चाइल्डहुड एज। और प्री चाइल्डहुड एज का मतलब होता है पूर्व बाल्यावस्था, है ना? एग्जैक्टली जो नाम मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? पूर्व बाल्यावस्था। तो खिलौनों की एज पूर्व बाल्यावस्था। खिलौने बच्चे को कब पसंद होते हैं? शैशवावस्था में पसंद होते हैं। कहते हैं यही वो एज होती है जिसमें बच्चा डिपेंडेंट रहता है, आत्मनिर्भर नहीं रहता है। बच्चा खुद का काम खुद नहीं कर सकता, उसके काम दूसरों के द्वारा किए जाते हैं। तो आपने कहा आत्मनिर्भरता का बच्चों में क्या पाया जाएगा? अभाव पाया जाएगा, क्योंकि बच्चा खुद के काम अभी खुद नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट जहां भी आपने लिखना बंद किया है उसमें लिखिएगा इस अवस्था में सर क्या ये ग्लैंड्स बायोलॉजी में भी है या नहीं है? बिल्कुल है ना भाई। ऑडिपस इलेक्ट्रा नाम मिलते हैं। कोई बात नहीं, अपने लिखो ना यार अभी। हाँ, विशेषता में कंटिन्यू करना है, जहां आपने अभी लास्ट पॉइंट लिखा है उससे आगे वाला उसमें लिखिएगा। क्या लिखा? अभी कुछ लिखा थोड़ी आपने। इस अवस्था में लड़कों में ओडिपस ग्रंथि के कारण अपनी मां के प्रति झुकाव अधिक होता है। झुकाव अधिक होता है, जबकि लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण उनका झुकाव उनके पिता की ओर अधिक होता है। प्रश्न कितने आएंगे साइकोलॉजी के ये तो आपको भी मालूम है, रहस्य है अभी, और ये रहस्य एग्जाम में जाकर ही उठेगा। ये टेंटेटिव जो मेरा इवैल्यूएशन कहता है वो अप्रोक्सीमेट 20 के सराउंड आना चाहिए। अब 20 का मतलब है भाई एक दो कम हो सकते हैं या एक दो ज़्यादा होने के चांस तो नहीं हो सकते, आएंगे 20 के हेरफेर में ही आएंगे। तो एक छोटा सा रफ आइडिया कह सकते हो 15 से 20। अब वो 17, 18 भी हो सकते हैं, वो 19 भी हो सकते हैं, वो 20 भी हो सकता है। तो आप तो एक बेस लाइन मान के चलिए 20 के आसपास। जहां तक आप ग्लैंड्स की बात करते हो, ग्लैंड्स हो चाहे मूल प्रवृत्तियां हो, ये बच्चों में होती है, लेकिन एज जैसे जैसे बच्चे की बढ़ती जाती है, बच्चा मिच्योर होता जाता है और इन भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो क्या होता है, अर्ली स्टेजेस में जब बच्चा मिच्योर नहीं है, ये प्रवृत्तियां बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, और जैसे जैसे बच्चा खुद के ऊपर कंट्रोल करेगा तो ये प्रवृत्तियां फिर बाहर दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट लिखिएगा, इस अवस्था में खिलौनों की
खिलौनों में रुचि अधिक होती है, खिलौनों में रुचि अधिक होती है, लेकिन खिलौनों की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है। नेक्स्ट लिखिएगा, इस अवस्था में बालकों में आत्मनिर्भरता का अभाव पाया जाता है, आत्मनिर्भरता का अभाव पाया जाता है। एक तो मुझे पूछा है कि भाई ये सिलेबस एग्जाम तक हो जाएगा क्या, है ना। आपने को 3 या 4 दिन मेरे ख्याल से पढ़ाते हुए हुआ है, शायद 5 दिन तो नहीं हुए होंगे, शायद हो गए 5 दिन, 4 दिन मुझे लगता है हुए हैं, या 5वां दिन होगा आज, मेरा 4-5 दिन मान के चलिए। अभी 4 या 5 दिन हुए हैं और मुझे लग रहा है कि सिलेबस के बारे में आज ही पूछ रहे हो 4 दिन में ही आप, तो मुझे लग रहा है कि शायद आप गंभीरता थोड़ा कम है पढ़ाई को लेकर। नेक्स्ट बात है कि साइकोलॉजी, वही पूछा, नेक्स्ट भी वही पूछा, साइकोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कब तक हो जाएगा प्लीज बताएं सर। ना एक दिन ज्यादा ना एक दिन कम, लेकिन आज ही मत पूछो, बात सही है ना भाई। ना एक दिन ज्यादा लेता हूं ना एक दिन कम लेता हूं, आज ही मत पूछो। फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं सर, तो आप डेडलाइन मुझे बता दो, उस डेडलाइन से 2 दिन पहले। आप कहोगे सर विद इन वीक, तो विद इन वीक में मैं एक दिन कम करके बोल दूंगा कि 6 दिन में हो जाएगा। आप कहते हो 10 दिन, तो मैं मात्र बोलूंगा 8 या 9 दिन। आप कहते हो 12 दिन, तो मैं बोलूंगा 10 या 11 डेज। अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है, 10-5 दिन क्लास लगने दो, जरूरी जो टॉपिक है उनको पूरा हो जाने दो। एक भी दिन, एक भी मिनट, एक भी सेकंड मैं आपका जाया नहीं होने दूंगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? यही तरीका होता है। नया सब्जेक्ट है, आपने पढ़ा नहीं पहले, इसलिए थोड़ा स्मूथली पढ़ा रहा हूं मैं, हर चीज को एक्सप्लेन करके पढ़ा रहा हूं। अदरवाइज अभी तक तो मैं पैर रेस पर रख चुका होता। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। दरअसल में होता क्या, कन्वर्ट हो जाता है, इनका फीलिंग करने का, एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो बदल जाता है। मैच्योरिटी आ जाती है, सोशलाइजेशन बच्चे का हो जाता है, तो क्या करता है कि उन रूपों में तो व्यक्त नहीं करता है जो चाइल्डहुड का पीरियड रहता है, उसमें बच्चे में ये जो फीलिंग्स होती है ये दबी हुई होती है। लेकिन जैसे ही बच्चा एडोलसेंस में आता है तो ये कन्वर्ट होकर अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन के रूप में बाहर आती है। फिर तो वो कन्वर्ट होने का जो तरीका है वो बदल जाती है। आप सिगमंड फ्राइड के अनुसार बात करोगे, आप चाहे मैकडूगल के अनुसार बात करिएगा, ये क्या कहते हैं कि जो जन्म के बाद वाला जो पीरियड रहता है उस, अच्छा इसको भी बहुत मैंने कहा ना कि बहुत डीपली बात की है लोगों ने। दरअसल में इनको आप केवल ये कहना कि इनको केवल हम लोग ग्लैंड्स तक सीमित रखे, गलत जवाब हो जाएगा। इनको तो समलैंगिक ईर्ष्या कहा है। दरअसल देखा जाए तो इन ग्लैंड्स के कारण क्या पाई जाती है, समलैंगिक ईर्ष्या पाई जाती है। ये तो मैंने तो फिर भी मैंने तो सदे हुए शब्दों का इस्तेमाल किया कि हम इनको अटैचमेंट कहेंगे, इनको कि माँ के प्रति अटैचमेंट होना या पिताजी के प्रति अटैचमेंट होना। लोगों ने तो लस्ट का नाम दिया है इसको, जो गलत है। वो केवल ये रहता है कि अटैचमेंट ज्यादा पाई जाती है, और उसी अटैचमेंट को आप कह सकते हो कि बच्चों में क्या पाई जाती है, समलैंगिक ईर्ष्या पाई जाती है। समलैंगिक ईर्ष्या का मतलब है कि जो मेल है वो मेल से नफरत कर रहा है, द्वेष रख रहा है, और जो फीमेल है वो फीमेल से जेलस रख रही है। और जब ये अवस्था से बाहर निकलोगे और एडोलसेंस में जाओगे तो यही जो समलैंगिक ईर्ष्या का भाव है यही कन्वर्ट हो जाएगा अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन के रूप में। तो इनका क्या एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो स्टेज बाय बदलता जाएगा। पहली में ये फीलिंग्स बहुत ज्यादा रहती है,
सेकंड जो पीरियड रहता है 6 से 12 वाला, उसमें बच्चे में ये थॉट आते ही नहीं है। लेकिन जब बच्चा 12 साल कंप्लीट करता है और जब बच्चा 13-14 से लेकर 18 ईयर और उसके बाद में जब रहेगा, उसमें फिर ये भावनाएं बहुत जाग जाती है। लेकिन तब ये भावनाएं आती है अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन के रूप में, मतलब जो लड़का है वो लड़की को पसंद करेगा, लड़की जो लड़के को, वो रहता है आपका। नेक्स्ट लिखिएगा, अगले वाला कुछ पॉइंट्स है जिनको मैं लिखवा देता हूं मैं। नेक्स्ट लिखिएगा, इस अवस्था में, हाँ जी विशेषता ही है इसकी, विशेषता ये चेंज करूंगा, मैं बता दूंगा आपको। इस अवस्था में बालक इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, भाई इंद्रियां किसे कहते हैं? ऑर्गेन्स। क्या कहोगे? ऑर्गेन्स। ऑर्गेन्स कितने होती है? 5 होती है ना भाई? आंख, के माध्यम से अधिक सीखते हैं। क्लियर हो गया ना भाई? ये इस अवस्था में बच्चा सबसे ज्यादा किससे सीखता है? अपनी ऑर्गेन्स के माध्यम से। देखकर सीखता है, सुनकर सीखता है, बोलकर सीखता है, टेस्ट के माध्यम से सीखता है और स्पर्श के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट लाइन में नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा और लिखिएगा, इस अवस्था के बालकों को सहायक सामग्री किसे कहते हैं भाई? हाँ कह सकते हो ना, खिलौने, क्या दिक्कत है? टीचिंग एड, सहायक सामग्री, टीचिंग एड, खेल, प्ले को बोलते हैं, प्ले, क्रिया, क्रिया बोलते हैं, एक्शन को बोलते हैं, है ना, डूइंग को बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, तथा प्रत्यक्ष रूप से सिखाना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से सिखाना चाहिए। कुछ समझ में आया? आपसे पूछेगा ये हर चीज लास्ट में किससे जाकर जोड़ेगा? एजुकेशन से जाकर। आपका क्या लिखा हुआ है? शिक्षा, मनोविज्ञान। तो हर चीज को कहां जोड़ेंगे? लास्ट में शिक्षा के साथ जोड़ेंगे कि यदि 5-6 साल तक के बच्चों को सिखाना पड़े तो आप किसके माध्यम से सिखाओगे? सहायक सामग्री के माध्यम से। चित्र से बच्चों को दिखाइएगा, कोई पिक्चर दिखाइए, इमेज दिखाइए, मैगजीन दिखाइए, वो कहलाएगा टीचिंग एड कहलाएगा आपका। कहते हैं खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाइए। कहते हैं क्रिया का मतलब है बच्चों को आप एक्सरसाइज करने को दीजिए, बच्चों को प्रैक्टिस करने को दीजिए, वो क्रिया कहलाएगा। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जो भी बच्चों को सिखाना चाहते हो वो प्रत्यक्ष रूप में बच्चे के सामने लेकर आइए। आपने कहा बच्चों को अल्फाबेट सिखा रहे थे, आप ए सिखा रहे थे, तो ए फॉर एप्पल कह रहे हो, तो आपने बुक में देखा होगा ए छोटा लिख रहा होगा और एप्पल बड़ा लिख रहा होगा, तो बच्चे को वो ए याद नहीं हुआ, बच्चे को क्या याद हुआ? वो एप्पल याद हो गया है। उसी को क्या कहा आपने? प्रत्यक्ष रूप से सीखना। तो पूछेगा आपसे इस एज के बच्चों को कैसे सिखाओगे? कहता है टीचिंग इट, सहायक सामग्री के माध्यम से, खेल के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से। कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से चीजों को प्रदर्शित करके। थर्ड स्टेज का नाम लिखिएगा, थर्ड स्टेज का नाम रहेगा बाल्यावस्था, चाइल्डहुड एज इसको कहते हैं।
बाल्यावस्था और समय कब से कब तक रहेगा इसका? 6 to 12 रहेगा। कब से लेकर कब तक? 6 to 12। क्या वो टाइम हो गया? अरे वाह यार, धन्यवाद। नहीं, 6 से 12 टॉय एज रहेगा आपका। मैं बताऊंगा इसमें, अभी आप कंफ्यूज कर जाते, इसे मैंने बीच में नहीं बताया। उसका समय जो रहता है रहेगा या तो 2:30 से 5 या रहेगा 3 से 6। धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।